Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Bilal Hassan, your physics teacher, and our today's topic is the human eye. अगर आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये आर्टिकल सेम इन द केस जैसा कि इंसानी आँख है उसके अंदर उसके डिफरेंट पार्ट्स है और फिर उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उनका फंक्शन क्या है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन उनको हम फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी के अंदर आज हम थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि उनके अंदर लेंसेज के किस तरह से के इस्तेमालात से हमारी जो आँख का रेटिना है उसके ऊपर इमेज जो है वो बनता है। The image formation in human eye is shown in figure. Just like in this figure, we representing all the basic parts of the human eye, just like cornea and just like lens, iris and retina. ये वो तमाम के तमाम पार्ट्स हैं जो कि फ़िज़िक्स के लॉज को मद्देनज़र रखते हुए हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के ऊपर बनाते हैं। अब ये किस तरह से इमेज बनता है आइए देखते हैं। ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा। In place of film, retina records the picture. The eye has a refractive system containing a converging lens. आप लोगों को याद रखना चाहिए कि converging lens से मुराद convex lens है। मीन्स कि हमारी आँख के अंदर जो अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे जो लेंस रखा है वो हमारे पास converging lens है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर convex lens का नाम देते हैं। The lens forms an image on the retina which is light sensitive layer at the back of the eye. In the camera, distance of lens from film is adjusted for proper focus, but in eye, lens changes focal length. याद रखिए कि अगर आप लोगों के पास निकॉन का या फिर कैनन का कैमरा है तो हम उसके लेंस को रोटेट करते हैं उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए, ताकि हमें जो दूर की चीज़ें हैं वो करीब दिखाई दें या करीब की चीज़ों को हमें थोड़ा सा दूर देखने के लिए या फिर उन चीज़ों को फोकस करने के लिए ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है ऑब्जेक्ट का वो ब्लरी नज़र आए। तो ये तमाम के तमाम फीचर्स हम उस लेंस को रोटेट करके मतलब उस लेंस को रोटेट करते हैं, हम उस लेंस की पोजीशंस को आगे पीछे मूव करते हैं जिससे उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है। तो उसके साथ हमारे जो इमेज का साइज़ है वो भी उसी के साथ वेरी करता है। लेकिन इंसानी आँख के अंदर ये लेंस को रोटेट तो किया नहीं जा सकता, लेकिन इंसानी आँख के अंदर जो उसका कॉर्निया है, जो उसका आइरिस है, वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि हमारे जो आँख का लेंस है जो कि कन्वर्जिंग लेंस है वो अपनी उस फोकल लेंथ को ऑटोमेटिकली चेंज करता रहता है। अब हम दोबारा फिर से इस लाइन को स्टडी करते हैं। इन द कैमरा द डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम फिल्म इज एडजस्टेड फ्रॉम प्रॉपर फोकस, बट इन आई द लेंस चेंजेस फोकल लेंथ। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन नोन एज कॉर्निया, कि वो वाला पार्ट जिससे जो लाइट है इस ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारे आँख के अंदर एंटर होती है वो वाला पार्ट कहलाता है कॉर्निया। द आइरिस इज़ द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, मीन्स हमारी आँख है। अब देखिए आँख का बहुत बेशतर हिस्सा वाइट कलर का है। अब उसके सेंट्रल स्पॉट के अगर हम इर्द गिर्द की बात करते हैं तो वो कलर्ड होता है, जस्ट लाइक कुछ का ब्लैक है, कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ बच्चों का ब्लू कलर है, कुछ का ब्राउन है। हमारी आमतौर पे पाकिस्तानी जो नेशन है इनके अंदर दो ही कलर आम है, ब्राउन और ब्लैक। तो ये जो हमारा कलर्ड पार्ट है इस पार्ट को नाम दिया जाता है आइरिस। द आइरिस इज़ द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग टू रेटिना। अब ये हमारी लाइट को जो कि ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आ रही है उसको किस तरह से एडजस्ट करता है। इट हैज़ एन ओपनिंग एट इट्स सेंटर कॉल्ड पुपिल, मीन्स कि अगर आप लोग गौर करके देखें तो हमारे आइरिस के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक ओपनिंग है जहाँ से वो लाइट एंटर होगी और उसी सेंटर को नाम दिया जाता है पुपिल। The iris controls the size of pupil. In bright light, iris contracts the size of pupil, while in dim light, pupils is enlarged. यहाँ पे ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि जब रोशनी की जो ब्राइट लाइट है मतलब रोशनी की इंटेंसिटी है, नंबर ऑफ रेज हैं वो ज़्यादा आ रही हों तो वो जो आइरिस है वो अपने आप को क्या कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है इन साइज़। तो इससे जो पपिल का साइज़ है वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। तो इसी तरह अगर डिम लाइट होगी तो उसके अंदर जो पपिल का साइज़ है वो लार्ज हो जाएगा, जिसकी मदद से आप लोगों ने अक्सर ये भी देखा होगा कि जब हमारी आंखों के ऊपर लाइट पड़ती है तो हमारी आंखें चुंधियाना शुरू कर देती हैं। अगर हम उस तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजी को इन लेंसेज के टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ेंगे, हम उन्हें स्टडी करेंगे, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर होने वाली एग्जांपल्स को या फिर डिफरेंट तरह की जो फिनोमिनाज हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये चैप्टर हमें इंटरेस्टिंग भी लगेगा और हमें इसकी टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो the lens of the eye is flexible and accommodates objects over a wide range of distances. अब यहाँ पे हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है एडजस्ट करना,
मतलब कि जिस तरह दो लोग हैं, अगर उन दोनों के दरमियान किसी भी मामले में बिजनेस चल रहा है तो वो आपस में एक दूसरे के साथ अकोमोडेट करते हैं, तो इसी तरह से वो एक दूसरे के साथ लेन देन उनका जो बेहतर हो जाता है। अब हमारी इस आय के अंदर जो लफ्ज़ अकोमोडेशन है, इसका क्या मतलब है? हम अकोमोडेशन को इस तरह से रिफाइन करते हैं, द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन। मीन्स कि अब देखिए, कैनन का कैमरा, निकॉन का कैमरा, उसके लेंस को हम रोटेट करते हैं और उसकी रोटेशन से वो लेंस मूव करता है, जिससे उस लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। लेकिन इंसानी आँख का लेंस ना तो रोटेट कर सकता है, तो इसलिए अल्लाह पाक ने इसके अंदर कुदरती तौर पर सलाहियत रखी है कि लेंस ऑटोमेटिकली अपनी जो फोकल लेंथ है उसको चेंज करता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारी आँख जो लेंस की मदद से देख रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए उसका शार्प इमेज हासिल करने के लिए जो हमारी आंख है वो उसकी फोकल लेंथ को ऑटोमेटिकली वेरी करती रहती है। तो इसी वेरिएशन को, कि जिससे वो फोकल लेंथ को इस तरह से वेरी करे कि उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमें शार्प नज़र आए, बल्कि ब्लरी ना हो, और वो इमेज रेटिना पे बनता है, तो इस फिनोमिना को अकोमोडेशन कहा जाता है। इन कैमरा, द फोकस images of an object at a given distance from it by moving the lens toward or away from the film. The eye has different adjustment mechanism for focusing the image of an object onto retina. Its ciliary muscles control the curvature and thus focal length of the lens and allow objects at various distance to be mean. अब देखिए कि हम लोग कैमरा के अंदर फोकल लेंथ उसके लेंस को रोटेट करते हैं, जिसके उससे फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन हमारी आंख के अंदर जो सिलेरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो एक्सपैंड होते हैं, जिससे उसका कर्वेचर चेंज हो जाता है, और उस कर्वेचर के चेंज होने से हमारे आंख के जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली वेरी करती रहती है, ताकि हमें दूर की चीज़ों को और करीब की चीज़ों को देखने में आसानी हो। अब ये हमारे सामने उस अकोमोडेशन को मद्देनज़र रखते हुए एक डायग्राम बनाई गई है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर फासले पर रखा हुआ है, उसका इमेज हमारी रेटिना के ऊपर किस तरह से बनेगा, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारे आंख के लेंस के बिल्कुल करीब है तो इसका इमेज हमारे जो रेटिना है उसके ऊपर किस तरह से बनेगा। अब देखिए, जो यहाँ पे सिलरी मसल्स हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ही दूर है तो इसका मतलब कि वो सिलरी मसल्स रिलैक्स होंगे, तो वो एक नॉर्मल फोकल लेंथ से इस ऑब्जेक्ट का एक शार्प इमेज रेटिना के ऊपर बना देंगे। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो इस आंख के लेंस के करीब आता जाएगा, तो इसी तरह जो सिलरी मसल्स हैं वो अब कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे, तो उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो चेंज होगी, जिस वजह से वही इमेज जो रेटिना के ऊपर दूर डिस्टेंस का बन रहा था, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट का बन रहा था, वही इमेज करीब रखे हुए ऑब्जेक्ट का भी रेटिना के ऊपर बन रहा है। In objects is far away from the eye, the deviation of light through the lens must be less. To do this, the ciliary muscles relax and decreases the curvature of lens, thereby increasing the focal length. The rays are the focused onto the retina, producing a sharp image of a distinct object as shown in figure 1. जैसे कि हम अपनी पहली फिगर के अंदर देख सकते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक डिस्टिंक्ट एक फासले पर रखा हुआ है, तो इसलिए जो उसके सेलरी मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे, उनकी रिलैक्सेशन से जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और उसके फोकल लेंथ इंक्रीज़ होने से हमारी आंख के रेटिना के ऊपर एक शार्प इमेज बन जाएगा। लेकिन अब अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को दूर रखने की बजाय अपनी आंख के करीब लाते हैं तो फिर क्या होता है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द आई, द सिलरी मसल्स इंक्रीजेस कर्वेचर ऑफ द लेंस, देयरफॉर शॉर्टिंग द फोकल लेंथ. The divergent rays from the nearer object are thus bent more so as to come to the focus on the retina. तो इसका मतलब कि अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर रखने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता करीब ला के छोड़ दें, तो इसका मतलब कि जो सिलेरी मसल्स हैं उनका कर्वेचर चेंज होगा, उनकी फोकल लेंथ पहले की निस्बत कम हो जाएगी, तो वही जो इमेज दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट का बन रहा था रेटिना के ऊपर, वही इमेज क्लोज रखे हुए ऑब्जेक्ट का भी रेटिना के ऊपर बन रहा है। तो इस तमाम की तमाम के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ दीज सिलेरी मसल्स ये जो लेंस है ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर रहा है, और इसी फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट जो हमारी आंख करती है इसको अकोमोडेशन का नाम दिया जाता है। तो चलते हैं अकोमोडेशन को एक मरतबा फिर से डिफाइन करते हैं। द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन. It is large in young people while it goes on decreasing with age. Defects in accommodation may be corrected by using different types of lenses in glasses. In the following sections we will describe defects of vision and their remediations.
इंशाअल्लाह हम अपने कल के टॉपिक के अंदर जो हमारी आँख के अंदर नुक्स पैदा हो जाते हैं, जिनको हम उर्दू के अंदर करीब नज़री और बाइद नज़री या फिर नियर साइटनेस और फाइट साइटनेस, मतलब देखें कि अगर हम देखते हैं कि थोड़ी उम्र के लोगों के अंदर जस्ट लाइक 20+ एजेस के अंदर, खैर आजकल तो ये एक कॉमन सी बात है कि छोटे से बच्चों को भी ग्लासेस लगी हुई हैं, तो उन आँखों के अंदर जो उनकी आँख का लेंस है वो सही तरह से अकोमोडेशन नहीं कर पाता, तो इस वजह से जो एक डिस्टिंक्ट रखे हुए ऑब्जेक्ट होते हैं उनका एक शार्प इमेज हमारी आँख के रेटिना के ऊपर नहीं बन पाता। तो इसलिए डिफरेंट तरह के लेंसेज को यूज़ करके उसकी अकोमोडेशन को ठीक किया जाता है ताकि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके, जिससे उसका एक शार्प इमेज रेटिना के ऊपर बन जाए। तो खैर हम अपने कल के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज की कुछ टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट मीन्स वो वाला पॉइंट जो करीब है, और फार पॉइंट वो वाला पॉइंट जो कि दूर है। ये तो एक सिंपल वर्डिंग के अंदर इसकी हम डेफिनेशन के तौर पे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन नियर पॉइंट और फार पॉइंट से क्या मुराद है? व्हेन वी हेल्ड अ बुक टू क्लोज the print is blurred because the lens cannot adjust enough to bring the book into focus। मीन्स कि जब हम देखते हैं एक किसी भी पेपर को, एक बुक के ऊपर जो राइटिंग लिखी हुई है, अगर हम उसको अपनी आंख के बहुत ज़्यादा करीब रखते हैं तो इसका मतलब उसका एक शार्प इमेज नहीं बनता, वो इमेज हमें ब्लरी नज़र आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा नियरर पॉइंट और फार पॉइंट की वजह से होता है। आइए चलते हैं, अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ मीन्ड बाय नियर पॉइंट। द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट from the eye at which it produces a sharp image on the retina। मीन्स कि हमारी आँख के करीब वो कम से कम फासला जहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट को रखें तो उसका शार्प इमेज हमारी आँख के रेटिना के ऊपर बन जाए। मीन्स अगर हम उस डिस्टेंस से और क्लोज अपनी आँख के आते हैं तो इसका मतलब अब उसका इमेज शार्प नहीं बनेगा, बल्कि वो ब्लरी बनेगा। तो इसलिए वो कम से कम फासला जहाँ तक हमारी आँख शार्प इमेज बना सकती है वो कहलाता है नियर पॉइंट। द डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई देन द नियर पॉइंट अपीयर्स ब्लर्ड। फॉर पीपल इन देयर अर्ली 20s with normal vision the near point is located about 25 सेंटीमीटर। ये हिंट आप लोगों को याद रखना चाहिए, और ये बात MCQs में भी आती है कि what is the near point for young people, that is 25 सेंटीमीटर for in early age। It increases to about 50 सेंटीमीटर at the age of 40 years and roughly 500 centimeters at the age of 60 years। कि जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो 40+ एज के लोग हैं उनके अंदर जो आँख की है वो दूर की चीज़ों को आसानी से नहीं देख पाती, लेकिन वो करीब की चीज़ों को आसानी से देख सकती हैं। लेकिन जैसे ही एज 40+ होती जाती है तो फिर उन्हें दूर की चीज़ें के साथ साथ नज़दीक की चीज़ों के अंदर देखने के अंदर भी मुश्किल आती है। तो इसलिए अगर हम अपने ग्रैंडपा के अंदर या फिर ग्रैंडमा को देखते हैं तो वो सुई के अंदर भी धागा आसानी से नहीं डाल पाती, क्योंकि अब वो अपने डिस्टिंक्ट विजन उनका चेंज हो चुका है। जैसा कि हम अभी देख चुके हैं कि ये 25 सेंटीमीटर की बजाय 50 सेंटीमीटर तक चला जाता है 40 एज तक, और 500 सेंटीमीटर तक भी चला जाता है एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो इसलिए जो हमारी ग्रैंडपा हैं, हमारी जो दादी अम्मा हैं, उनके अंदर आँख के अंदर जो लगाए गए लेंसेज हैं जो उनकी अकोमोडेशन को ठीक करते हैं वो काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, जिनकी मदद से हम बचपन में शरारत भी किया करते थे कि नीचे कुछ कागज़ के टुकड़ों को रख के ऊपर हम वो एक कन्वर्जिंग लेंस रखा करते थे, जिससे वो तमाम की तमाम जो रेज थी वो एक सर्टेन पॉइंट पे फोकस करती थी। तो हम देखते थे कि वो सेंट्रल स्पॉट जो है वो वहाँ पे जल जाता था, उस पेपर के अंदर होल हो जाता था। तो ये तो था हमारे पास नियर पॉइंट। नियर पॉइंट से मुराद वो कम से कम फासला है जिस पर रखे गए ऑब्जेक्ट का इंसानी आँख इमेज बना सकती है। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ मीन बाय फार पॉइंट। द फार पॉइंट ऑफ आई इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई ऑन विच द फुल्ली रिलैक्स्ड आई कैन फोकस। मीन्स कि वो दूर से दूर फासला जहाँ तक इंसानी आँख हद निगाह तक देख सकती है वो वाला कहलाता है फार पॉइंट। अब ये यंग पीपल्स के अंदर कितना होता है और ओल्ड पीपल्स के अंदर कितना होता है, आइए देखते हैं। अ पर्सन विद नॉर्मल आई साइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स वेरी फार अवे सच दैट प्लांट्स एंड स्टार्स के हम देखें रात को हम छत के ऊपर सो रहे हैं तो हम दूर जो सितारे हैं और चांद है उनको भी आसानी से देख सकते हैं। इसका मतलब कि हमारा फार पॉइंट अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ये फार पॉइंट के अंदर भी चेंजिंग आती जाती है। तो उसके साथ अब आसमान के ऊपर जो चमकते सितारे हैं वो भी हमें आसानी से नज़र नहीं आते, बल्कि उनको भी ठीक करने के लिए हमें फिर जो ग्लासेस हैं या फिर जो लेंसेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल नॉट हैव नॉर्मल आई इन दिस सेंस। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो इस तरह के तमाम लेक्चर्स को
आप लोगों को याद करने में तब आसानी हो पाएगी जब आप इनकी तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजी को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर एग्जाम्पल्स को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।